हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन प्लेटो, जो हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे भारत का, उसी में आगे हम देखेंगे। इसकी कल हमने जो पिछली क्लास में जो देखा था, हमने प्रायद्वीपीय पठार में उसके पहले पार्ट को हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया था। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार, जिसमें हमने अपना केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ लिया था। केंद्रीय उच्च भूमि के के बाद आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है पूर्वी पठार, उत्तर पूर्व पठार और दक्कन का पठार। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे पूर्वी पठार से। अगर हम देखें पूर्वी पठार को, तो पूर्वी पठार को हम 3 भागों में बांटेंगे। और पूर्वी पठार जो हमारा, इसके 3 पार्ट जो हैं, उसमें पहला जो है छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार के बाद में जो दूसरा में पढ़ना छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। इसके बाद में जो हमें तीसरे नंबर पर पढ़ना है वो है दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार सबसे पहले जो हम देखेंगे इसमें, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार को। अगर हम देखें छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर हमारा पठार जो है छोटा नागपुर पठार स्थित कहाँ है? यह मुख्यतः झारखंड में है। झारखंड के साथ साथ ही यह दक्षिणी बिहार का क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उत्तरी ओडिशा के क्षेत्र तक इसका विस्तार है। इसके बाद में हम बात करें इसकी स्थिति, अगर देखें हम, छोटा नागपुर पठार की, तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में, अगर हम उत्तर पूर्व देखें तो उसके उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी स्थित है। उसके उत्तर में हमें हजारीबाग का पठार, क्या उत्तर में हजारीबाग का पठार है। हजारीबाग, अगर दक्षिण में आएंगे, दक्षिण में हमें रांची का पठार मिलेगा। रांची का पठार ये क्या है, और ये जो तीनों संरचनाएं हैं से राजमहल की पहाड़ियाँ, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, ये जब तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में इनको शामिल करते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है जो इस क्षेत्र में बहती है, तो इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाली पहली प्रमुख नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम अगर हम देखें तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रांची के पठार से। रांची के पठार से उद्गम होता है दामोदर नदी का। ठीक, और दामोदर नदी जो है, या जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, ये रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। क्या करती है? ये छोटा नागपुर के पठार के रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है दामोदर नदी। यह इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी है या सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी ही जो है, हमारी दामोदर नदी कोयला भंडार की दृष्टि से क्या है? अति महत्वपूर्ण है। इस नदी में जो कोयला भंडार पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो हजारीबाग का पठार जो है, हजारीबाग के पठार की जो चोटी है कौन सी? पारस। तो पारस जो है वह छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसके जो पारसनाथ हिल्स। अगर हम आए रांची के पठार, तो रांची के पठार से निकलने वाली जो स्वर्ण रेखा नदी है,
इस क्षेत्र में रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती है? एक तो दामोदर निकलती है सबसे बड़ी नदी, और दूसरी नदी जो निकलती है रांची के पठार से वो कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। ठीक, स्वर्णरेखा नदी निकलती है। स्वर्णरेखा नदी इस पठार के क्षेत्र में बहने वाली दूसरी महत्वपूर्ण या दूसरी बड़ी नदी है दामोदर नदी के बाद में। हम बात करें स्वर्णरेखा नदी को अगर हम देखें तो स्वर्णरेखा नदी पर ही हमारा एक जलप्रपात स्थित है। कौन सा? हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। और आए अगर तो ये जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र, या ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित स्थलाकृति, यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या है? जो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित स्थलाकृति पाई जाती हैं जो अपेक्षाकृत क्या है? उच्च है या अपेक्षाकृत उच्च स्थलीय भाग है, उनको क्या कहते हैं? पाटभूमि कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से बनी या निर्मित स्थलाकृतियाँ जो अपेक्षाकृत ऊंची स्थलाकृति हैं उनको क्या कहते हैं? पाटभूमि कहते हैं। तो ये हमारा क्या था? ये हमारे छोटा नागपुर का पठार है जो पूर्वी पठार का भाग है। अब पूर्वी पठार के बाद में जो हमें इसमें देखना है, पूर्वी पठार के बाद छोटा नागपुर पठार इसमें पड़े। छोटा नागपुर के पठार में हमें जो देखना है वो क्या है? छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ के बेसिन को महानदी बेसिन कहा जाता है। अगर हम देखें तो महानदी बेसिन का जो विस्तार है या छत्तीसगढ़ बेसिन का जो विस्तार है वह छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार कहाँ से है? या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो हमारे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। इसका निर्माण अगर हम देखें तो जो निर्माण हुआ है छत्तीसगढ़ बेसिन का, ये क्या अवतलन और धसाव, जो अवतलन और धसाव की प्रक्रिया होती है, अवतलन और धसाव की प्रक्रिया के अंतर्गत ही महानदी बेसिन का या छत्तीसगढ़ बेसिन का निर्माण हुआ है। आए अगर हम देखें तो यह बेसिन छोटा नागपुर पठार के रांची पठार, जो छोटा नागपुर का पठार रांची पठार, उस रांची पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करती है। क्या करती है? रांची के पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करती है छत्तीसगढ़ बेसिन। और छत्तीसगढ़ बेसिन जो है यह स्वयं क्या होती है? महानदी बेसिन के द्वारा छोटा नागपुर पठार के रांची, छोटा नागपुर के पठार के ये महानदी बेसिन के द्वारा किससे अलग होता है? छोटा नागपुर के पठार से स्वयं अलग होता है। और इसका जो रांची पठार है, रांची के पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करती है। कौन सी? छत्तीसगढ़ बेसिन। यहाँ पर महानदी और महानदी के साथ साथ उसके जो अन्य सहायक नदियाँ हैं, अन्य सहायक नदियाँ में अगर हम देखें तो शिवनाथ, हसदो, मांड, यूब, ये आदि नदियाँ क्या हैं? इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन की अगर हम बात करें तो यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित होने के कारण ही क्या है? यहाँ पर कोयला अत्यधिक पाया जाता है, या कोयला की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन के बाद में जो पूर्वी पठार का हमारा तीसरा भाग है, वो तीसरा भाग कौन सा है? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार की अगर हम बात करें तो यह इसका विस्तार अगर हम देखें, दंडकारण्य पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र तक पाया जाता है। अतः यह अगर देखें इसकी स्थिति को तो कहाँ स्थित है? मध्यवर्ती भाग में, भारत के मध्यवर्ती भाग में। अगर हम इस भाग को देखें तो भारत के इस भाग में ये स्थित है, यहाँ महाराष्ट्र और तेलंगाना को लेते हुए। तो यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। और इसकी अगर हम देखें तो यह अत्यंत ऊबड़ खाबड़ जो है स्थलाकृति है या अनुपजाऊ भूमि है। क्या है? ऊबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ भूमि है। लेकिन अगर हम इसको देखें खनिज संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टि से तो यह अत्यधिक क्या है? महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियाँ, जो गोदावरी की सहायक नदी जो इंद्रावती है, कौन सी? गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम जो वह इसी क्षेत्र से होता है। किस क्षेत्र से? दंडकारण्य के पठार से। यहाँ भारत के जो टिन धातु हैं,
कौन सी टिन जो धातु है भारत में पाई जाने वाली, तो भारत के टिन धातु इस पठार के बस्तर क्षेत्र में, अगर हम आएंगे छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र को देखें तो बस्तर क्षेत्र क्या है, टिन धातु के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, या टिन धातु यहाँ सर्वाधिक उपलब्ध हैं। इसके बाद हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के बाद में प्रायद्वीपीय पठार के तीसरे भाग में हमें जो पढ़ना है उसको हमने क्या देखा था, उत्तर पूर्वी पठार। जो हमारे उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं वो उत्तर पूर्व के पठार पढ़ने हैं। कौन से पठार हैं, तो उत्तर पूर्व के पठार को अगर हम देखें तो इसे मेघालय का पठार भी कहा जाता है, मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक, तो मेघालय का पठार कहेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम देखें, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से, तो यह पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठार यानी छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। और छोटा नागपुर पठार का भाग है, लेकिन क्या हुआ था कि जो राजमहल गारो गैप है, या जिसे पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, मालदा गैप कहते हैं, तो ये मालदा गैप या दक्षिण गारो गैप के द्वारा क्या होता है, छोटा नागपुर के पठार से अलग हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, उत्तर पूर्वी का पठार। लेकिन यह है किसका भाग, अगर देखें तो यह भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, जिसमें छोटा नागपुर के पठार का। इस पठार को अगर हम देखें तो पश्चिम से पूर्व में, अगर इसकी स्थिति को देखेंगे हम जब आएंगे, तो हम अगर देखें पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व इसमें कई पहाड़ियां पाई जाती है, जैसे गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां पाई जाती हैं। पश्चिम से पूर्व की स्थिति इनकी है। इसी क्षेत्र में कौन सी प्रमुख जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं, इन्हीं के नाम से यहाँ पर जो जनजातियां पाई जाती हैं गारो, खासी, जयंतिया जनजाति कहते हैं। ये तीनों जनजातियां इस क्षेत्र की क्या है, प्रमुख जनजातियां हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो खासी पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा, यहाँ पर जो खासी पहाड़ियाँ, खासी पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी स्थिति अगर हम देखें तो इसकी स्थिति कैसी है, कीपाकार स्थिति है, कीप के आकार की स्थिति इसकी है। कीप के आकार की स्थिति होने के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, जो वर्षा होती है वो औसत से अधिक होती है, क्योंकि हवाएं जो आती हैं यहाँ पर वो ऊपर उठती हैं, पहाड़ों के चारों तरफ से, पहाड़ों से घिरे होने के कारण वो क्या होती हैं, चारों तरफ टकराती हैं और वहाँ पर अत्यधिक वर्षा करती हैं। अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर जो क्षेत्र पाया जाता है मासिनराम चेरापूंजी, मासिनराम चेरापूंजी जो है विश्व के सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त करने वाले के स्थल के रूप में जाने जाते हैं। मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थल है, और यहाँ पर अधिक वर्षा का कारण क्या है, इन पहाड़ी क्षेत्रों या इन पर्वतीय क्षेत्रों की कीपाकार स्थिति। इसके बाद हम देखें तो यहाँ जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, यह क्षेत्र क्या है, धारवाड़ क्रम से निर्मित शिलांग रेंज है। शिलांग रेंज अगर हम देखें तो सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ का। मेघालय में जो शिलांग रेंज है वह मेघालय के पठार की सबसे उच्च स्थान या सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलांग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी पठार कहते हैं, मेघालय का पठार। और शिलांग रेंज के नाम या शिलांग रेंज के कारण इसे क्या कहते हैं, शिलांग का पठार भी कहते हैं, मेघालय में स्थित होने के कारण। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ की है वह नाकरेक है। ठीक, उत्तर पूर्वी पठार या मेघालय के पठार या शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाकरेक सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी वहाँ क्या होगा, जो मिट्टी या मृदा की ऊपरी सतह पर उपजाऊ जो खनिज होते हैं वह क्या होते हैं, रिसकर नीचे चले जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में किस मृदा का निर्माण होता है, लेटेराइट मृदा का। तो इस क्षेत्र में जो है लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है। लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण या जो औसत से अधिक वर्षा होने का यहाँ पर क्या है, सदाबहार जो वन है, सदाबहार वनों का विकास हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम बात करें मालदो गारो, जो हमारा मालदा गैप है या राजमहल गारो गैप है, अगर हम इसकी स्थिति को देखें तो पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। और देखें गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां क्या हैं, वो जो लेकर आती हैं अवसाद, उन अवसादों को लाकर क्या कहती हैं, इस क्षेत्र है मालदा गैप, इसमें क्या करती हैं, उनका निक्षेपण करती हैं। और निक्षेपण करती है तो उससे क्या होता है, यहाँ पर डेल्टाई मैदान का निर्माण होता है और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर पीट मृदा की उपलब्धता होती है। जब लाएंगे जो अवसाद लेकर आती है, जमा करेंगे तो डेल्टाई मैदान में क्या होता है, पीट मृदा की उपलब्धता बढ़ जाती है। और इसी कारण यहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है, पीट मृदा या दलदली क्षेत्र में कौन सी वनस्पति उगती हैं, मैंग्रोव वनस्पतियाँ। तो यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पतियाँ क्या है, अधिक मात्रा में उगी हुई या अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला जो हमारा सुंदरवन है, ठीक है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, तो सुंदरवन जो है वो यहाँ पर
पाया जाना ना, जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ इसको क्या है, जो सुंदरवन डेल्टा है क्या, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, तो जैव विविधता की दृष्टि से यह जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है, महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी पठार के बाद में हमारा कौन सा पठार आएगा, प्रायद्वीपीय पठार में अगर हम और आगे आए तो हमारा आ जाएगा दक्कन ट्रेप। ठीक, दक्कन ट्रेप हमारा, अगर हम दक्कन ट्रेप की बात करें तो दक्कन ट्रेप का विस्तार अगर हम देखें तो दक्कन ट्रेप का विस्तार तापी नदी से लेकर, ठीक, तापी नदी के दक्षिण में, हाँ, तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार, ठीक, त्रिभुजाकार स्थिति में क्या है, अवस्थित है। इस क्षेत्र में अगर हम शामिल क्षेत्रों को देखें कि कौन कौन से क्षेत्र में शामिल है, तो इसमें शामिल क्षेत्रों में जो हमारा दक्कन का पठार है उसमें सबसे पहले आ जाएगा दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप, ये दक्कन ट्रेप के बाद में दूसरे पर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार के बाद में, कर्नाटक के पठार के बाद में इसमें हमें जो पढ़ना है वह क्या है, आंध्रा का पठार आ जाएगा। ठीक, तो दक्कन ट्रेप के हमें जो 3 भाग हैं उसमें 3 भाग कौन कौन से हैं, दक्कन ट्रेप, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। सबसे पहले हम देखें दक्कन ट्रेप को, तो दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र जो हमारा ये क्षेत्र है, महाराष्ट्र के क्षेत्र से, ठीक, महाराष्ट्र के क्षेत्र से जो बेसाल्ट की चट्टानें हैं, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित संरचना है दक्कन ट्रेप की। यहाँ पर क्या है, काली मृदा का विकास हुआ है या काली मृदा का निर्माण हुआ है, क्योंकि जहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं तो बेसाल्ट चट्टानों का जब अपर्दन होता है तो उनके अपर्दन के क्रम में क्या होता है, वहाँ पर काली मृदा का विकास होता है। काली मृदा के को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो काली मृदा को रेगुर मृदा और खुद से जुताई करने वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कपास की दृष्टि से या कपास की उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में क्या है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है दक्कन ट्रेप, और यहाँ पर काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा के निर्माण के कारण ही यह क्षेत्र क्या है, कपास की उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो रेखा है, तो 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक, ठीक, हमारा जो नागपुर का क्षेत्र है तो नागपुर के क्षेत्र तक इसका विस्तार है। इस पठारी क्षेत्र को अगर हम देखें तो यह पठारी क्षेत्र क्या है, इसी पठारी क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। ठीक, तो गोदावरी नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र क्या है, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक, यहाँ की पहाड़ियाँ जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं यहाँ की। सतमाला, अजंता रेंज, ठीक, ये क्या है, सतमाला, अजंता रेंज या अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ये यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं या, ठीक। इसके बाद हम देखें तो दक्कन ट्रेप के बाद में जो हमारा क्षेत्र आएगा वह क्या आ जाएगा, कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार हमारा यहाँ पर है, ठीक। कर्नाटक के पठार की अगर बात करें तो कर्नाटक का पठारी क्षेत्र जो पश्चिमी घाट है, ठीक, ये हमारा पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट से लेकर पश्चिमी घाट से संलग्न जो पर्वतीय क्षेत्र है एवं पठारी क्षेत्र है को इसको क्या कहते हैं, मलनाड कहते हैं। जो हमारे कर्नाटक के पठार का पश्चिमी क्षेत्र है या पश्चिमी घाट से लगा हुआ क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, मलनाड कहते हैं। बाबा बोदन, यहाँ अगर हम देखें
तो हमारे जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक के पठार की सबसे क्या ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? कुद्रेमुख। ये अगर हम देखें कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख 1892 मीटर ऊंची पर्वतीय चोटी है। यह पर्वत चोटी किसकी है? बाबा बुदन के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कर्नाटक पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मलनाड जो हमारा मलनाड क्षेत्र है, मलनाड क्षेत्र से संलग्न जो अपेक्षाकृत कम ऊंचे क्षेत्र हैं, ठीक, यहाँ पर जो लगे हमारे पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट से लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। मलनाड से जो अपेक्षाकृत इनके पूरब में और इनसे कम ऊंचे क्षेत्र हैं उनको बंगलुरु का पठार कहा जाता है। क्या कहते हैं? बंगलुरु का पठार। जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है? बंगलुरु का पठार है। इसके पश्चिम में हमारा मलनाड भूमि है जो अपेक्षाकृत ऊंचा पर्वतीय या पठारी क्षेत्र है। अगर हम बात करें तो इस जो हमारा बंगलुरु का पठार है, इस बंगलुरु के पठार को ही एक अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? तो इसे मैसूर के पठार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कर्नाटक का प्राचीन नाम अगर हम देखें तो मैसूर है। तो जो हमारा मैसूर बंगलुरु का पठार, इसे मैसूर का पठार भी कहा जाता है। कर्नाटक में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो चट्टानें धारवाड़ क्रम की होती हैं। तो धारवाड़ संरचना से निर्मित या कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का क्या हुआ है? विकास हुआ है। और इसके कारण ही इस पठारी क्षेत्र में धात्विक खनिज जो हैं, धात्विक खनिज संसाधनों की क्या है? उपलब्धता अधिक है, ठीक। तो धात्विक खनिज की अगर हम दृष्टि से देखें तो यह क्या है? महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर हम बात करें यहाँ लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार यहीं पर है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में या धारवाड़ क्रम की संरचना में निर्मित होने का यहाँ पर क्या है? लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए यहाँ पर अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र लौह अयस्क के लिए जो है वह बाबा बुदन का क्षेत्र है, ठीक। बाबा बुदन का क्षेत्र क्या है? लौह अयस्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैसूर का पठार, अगर हम बात करें मैसूर के पठार में ही एक नदी कौन सी बहती है? मैसूर के पठार में यहाँ पर कावेरी नदी, ठीक। कावेरी नदी का अपवाद क्षेत्र कौन है? मैसूर का पठार है। इसी पठार में अगर हम बात करें तो कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और शरावती और भीमा, ये सब नदियाँ क्या हैं? इसी क्षेत्र में बहती हैं। यहाँ की कहें तो प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी पर हम जानते हैं भारत का एक जलप्रपात स्थित है, कौन सा? जिसे हम क्या कहते हैं? जोग, या इसी को कहते हैं गरसोप्पा, और इसी को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात। ये क्या है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में एक अन्य जलप्रपात है जिसे हम क्या कहते हैं? कुंजीकल। कुंजीकल जलप्रपात को वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो 455 मीटर है। अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक के शिमोगा जो जिला है, तो शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर? अगर हम देखें इसको तो कहाँ पर, किस नदी पर है? वाराही नदी पर। और जो हमारा जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में हमारा जो पढ़ने के लिए हमें जो आएगा वो क्या है? आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार की अगर हम स्थिति देखें आंध्रा का पठार, इसके पठार के अंतर्गत हम जो शामिल करते हैं रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार, ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर तेलंगाना के पठार और रायलसीमा पठार को
आंध्र पठार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कृष्णा नदी बेसिन दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा के पठार से क्या करती है, वो कृष्णा नदी के बेसिन के दक्षिण, कृष्णा नदी के बेसिन के दक्षिण पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। जहाँ इसमें अगर हम देखें तो बेलिकोंडा और पालकोंडा, ये जो दो पर्वत श्रेणियाँ हैं, बेलिकोंडा और पालकोंडा पर्वत श्रेणियाँ, इसी के साथ में नल्ला मलाई पर्वत, ये नल्ला मलाई, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, इसका विस्तार है कहाँ पर, रायलसीमा के पठार। जबकि कृष्णा नदी के अगर हम उत्तर में देखें तो कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को हम तेलंगाना का पठार कहते हैं। ठीक, जो हमारी कृष्णा नदी है ये, ठीक, तो कृष्णा नदी के उत्तर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उत्तर के क्षेत्र को हम कहते हैं तेलंगाना का पठार, और इसके दक्षिण को क्षेत्र क्या कहा जाता है, इसके दक्षिण में जो बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ है, पहाड़ियों का विस्तार है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं रायलसीमा का पठार। तेलंगाना के पठार के अगर हम ऊपरी हिस्से को देखें तो तेलंगाना का पठार का ऊपरी हिस्सा क्या है, पठारी है, तथा दक्षिणी हिस्सा क्या है, उपजाऊ मैदान है। तो दक्षिणी हिस्सा इसका उपजाऊ मैदान है और इसका पूर्वी हिस्सा पर्वतीय या पठारी क्षेत्र है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य कोल्लेरू झील स्थित है। कोल्लेरू झील कैसी झील है, तो कोल्लेरू झील एक क्या कहते हैं उसको, लैगून झील है। ठीक, और जो एशिया की सबसे बड़ी क्या है, दलदली क्षेत्र है, कि कोल्लेरू झील जो यहाँ पर है, तो कोल्लेरू झील क्या है, एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। ये हमारा हुआ क्या, जो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में हमने ये देखिए केंद्रीय उच्च भूमि देखी, पूर्वी पठार देखा, उत्तर पूर्वी पठार देखे, दक्कन का पठार देखे, दक्कन के पठार के हमने तीनों इसके सारे जो है पार्ट हैं उनको देखे। इसके बाद में हम बात करें अगर, तो दक्षिण के कुछ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इस पर्वतीय क्षेत्र को देखें, जो इसमें जो पर्वत या पहाड़ियाँ पाई जाती है, इसको अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर जो स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और ये जो पहाड़ियाँ स्थित हैं, जैसे तमिलनाडु में पालनी पहाड़ियाँ, तो ये सब पहाड़ियों को हम किसमें शामिल करते हैं, दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र को, जिनको हम भारत के पर्वत पढ़ते समय या उत्तर के पर्वतीय भाग पढ़ते समय नहीं पढ़े थे, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र के रूप में पढ़ेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो जब हम आएंगे ठीक, ये हमारा क्या है, दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र। इसको देखें तो इसमें दोदा बेट्टा जो हमारी नीलगिरी की पर्वत है, ठीक, ये नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा है। ये दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगर हम देखें ऊपर आएंगे तो अन्नामलाई जो है, ये अन्नामलाई पहाड़ी, और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। और अनायमुडी जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह क्या है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में अगर हम आए दक्षिण में तो हम देखेंगे केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच अगर हम देखें यहाँ, तो जो ये पालघाट दर्रा है, ठीक, नीलगिरी और अन्नामलाई ये दो पहाड़ियाँ दो पर्वतों, इनके क्षेत्र के बीच में क्या स्थित है, पालघाट दर्रा स्थित है। अब पालघाट दर्रा अगर हम देखें तो किस क्षेत्र को जोड़ता है, तो यह पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। अगर हम यहीं पर बात करें अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में, ठीक, तो अन्नामलाई और ये कार्डमम पहाड़ी है, और इनके बीच में जो दर्रा स्थित है वो कौन सा दर्रा है, सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा क्या करता है, यह तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। पर्यटन स्थल की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो हमारी पलनी की पहाड़ी है, तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह पर्यटन स्थल है। केरल के नीलगिरी का जो क्षेत्र है, अगर हम देखें तो नीलगिरी पर्वत हमारा कहाँ स्थित है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लेकिन केरल के क्षेत्र में जब देखेंगे तो केरल में स्थित जो नीलगिरी का पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें शांत घाटी
एक साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली क्या है? जैव विविधता का जो है हॉटस्पॉट जोन है, या जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये हमारे, और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर कौन सी हैं? सिरुमलाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक, सेवराय पहाड़ियाँ हैं, जवादी पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियाँ क्या हैं? दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो उदगमंडल, नीलगिरी के क्षेत्र में उदगमंडल जिसे ऊटी कहते हैं, यह महत्वपूर्ण या पर्यटन स्थल है भारत का। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे हमारे भारत के भौतिक प्रदेश में हमने देखा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के साथ साथ हम क्या देखें? दक्षिण के जो है पर्वतीय क्षेत्र देख लिए। इसके बाद हमें पढ़ने को जो आगे आएगा वो आएगा तटीय मैदान, भारत का तटीय मैदान। अगर हम भारत के तटीय मैदान की बात करें तो भारत में 2 तटीय मैदान, कौन से? पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ लेंगे जो हमारे दोनों तरफ के घाट स्थित है, जैसे इधर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पढ़ेंगे हम। अगर हम बात करें भारत के पश्चिमी घाट की, ठीक, तो भारत का पश्चिमी घाट क्या है? जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर और तो हमारा तटीय मैदान है। तो अरब सागर और तटीय मैदान के बीच में यह, इसकी अगर लंबाई देखें हम तो महाराष्ट्र से शुरू होती है, महाराष्ट्र से दक्षिण में केरल या तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है, और 1600 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है पश्चिमी घाट की। अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है, ठीक, सह्याद्री कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई को अगर हम देखें तो इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर, ये इसकी औसत ऊंचाई है इसकी पश्चिमी घाट की। अगर हम बात करें तो इसमें महाबलेश्वर आगे आए, इसमें महाबलेश्वर, कलसुबई और हरिश्चंद्र आदि क्या हैं? यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। उत्तर में जो तापी नदी हमारी, जहाँ हम महाराष्ट्र के देखे थे अभी, तो उत्तर की तापी नदी, उत्तर में तापी नदी के मुहाने जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है, तापी नदी के मुहाने से लेकर कहाँ तक है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जो अंतरीप है हमारे यहाँ, तो कन्याकुमारी अंतरीप तक यह फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो ये कोई पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। पश्चिमी घाट जो पर्वत है यह पर्वतीय क्षेत्र है, तो कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं। इसका निर्माण जो हुआ है, तो इसके निर्माण को अगर हम देखें तो इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत का जो गोंडवानालैंड था, गोंडवानालैंड के विभजन से जब वो हुआ, निर्मित सागर के निर्मित जो कगार है, ठीक, सागरीय, इसे हम क्या कहेंगे? एक कगार है, सागरीय कगार है। यहाँ पर क्या होता है? जब जो हमारी भूमि थी या स्थल खंड था वह जब धंसा तो उसके पानी में जो है या जल में अवसंवलन के कारण क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था। तो ये क्या है? पश्चिमी घाट एक खड़ित या खड़ा कगार है, यह कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है या पर्वत श्रेणी नहीं है। इसके अगर हम पश्चिमी ढाल को देखें तो इसका पश्चिमी ढाल तीव्र और इसका पूर्वी ढाल क्या है? अपेक्षाकृत कम या सीढ़ीनुमा है, ठीक। महाबलेश्वर के पास गोदावरी नदी जो है, गोदावरी, भीमा और कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थल है। महाबलेश्वर के पास से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है वहाँ पर? तो गोदावरी, भीमा और कृष्णा, ये 3 नदियाँ कहाँ हैं? महाबलेश्वर से निकलने वाली नदियाँ हैं। यहाँ की नदियों के मुहाने पर ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण होता है। यहाँ की नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ की नदियाँ क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी क्या होती है? डेल्टा ना बनना, ठीक, नदियों का सीधे जो है सागर के जल में प्रवेश कर जाना, उसे एस्चुरी कहते हैं। जिस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण नहीं होता, जैसे हमारे पूर्वी घाट की जितनी भी नदियां हैं वह क्या करती हैं? डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और पश्चिमी घाट की नदियां हैं वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करने के लिए कई सारे कारक जो हैं महत्वपूर्ण होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। अगर हम देखें तो उन कारकों में क्या आता है? एक तो नदी का उद्गम स्थल, नदी के उद्गम स्थल की दूरी, नदी के उद्गम स्थल की दूरी जितनी अधिक
होगी तो नदी उतनी दूर से बहती हुई आएगी। नदी जितनी दूरी तय कर कर आएगी उसके अवसादों की जो मात्रा होगी उतनी अधिक हो जाएगी, या वो उतने ज़्यादा मात्रा में अवसाद लेकर आएगी। ज़्यादा मात्रा में अवसाद लाएगी तो फिर वह अवसादों का जो है जमाव करेगी। अवसादों के जमाव से ही क्या होगा, डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये जो पश्चिमी घाट की नदी है, तो इनका जो सागरीय क्षेत्र है जिसमें ये क्या होती हैं, जाकर मिलती हैं, वह इनके उद्गम स्थल से नज़दीक है पूर्वी घाट की नदियों की अपेक्षा। और दूसरी बात, इधर की जो हमारे मतलब स्थल खंड है वह मजबूत हैं या प्राचीन है, तो इन नदियों द्वारा क्या होता है, ज़्यादा अपर्दन नहीं होता है। अपर्दन कम होता है तो उससे क्या होता है, अवसाद कम हो जाते हैं। तीसरा चीज़ अगर हम देखें तो जो हमारा ढाल होता है, जब नदियों के मुहाने पर जो ढाल होता है वह तीव्र ना होकर अगर कम तीव्र होगा या समतल होगा तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण अधिक होगा। पश्चिमी घाट का क्या है, ये पश्चिमी घाट क्षेत्र क्या है, या एक खड़ा कगार है, तो इसके जो ढाल है वो अति तीव्र है। तीव्र ढाल होने के कारण क्या होता है, नदियों के पास जो अवसाद रहते भी हैं, नदियाँ जो अवसाद लेकर आती भी हैं, तीव्र ढाल के कारण वो समस्त अवसादों को क्या करती हैं, सागर में ही अपने साथ बहा ले जाती हैं। इस कारण से यहाँ तो ये सारे कारण क्या हैं, ये सारे कारण हैं जिस कारण से पश्चिमी घाट की नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी का निर्माण करती हैं या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। पूर्वी घाट को अगर हम देखें अब, तो पश्चिमी घाट की पर्वतीय श्रृंखला जो देखें तो पश्चिमी घाट की पर्वतीय श्रृंखला विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल की जाती हैं। जैव विविधता वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आती है, क्योंकि हमारा जो पश्चिमी घाट है जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, या सर्वाधिक जैव विविधता भारत में इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल की जाती है। इसके बाद जो यूनेस्को है हमारा, 2012 में यूनेस्को ने क्या किया था, पश्चिमी घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था या मान्यता प्रदान की थी। पश्चिमी घाट की अगर हम पहाड़ियों के क्रम की बात करें उत्तर से दक्षिण में, तो पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण में अगर हम देखें तो नीलगिरी पहाड़ी आएगी। नीलगिरी पहाड़ी के बाद में जो हमारा आएगा अन्नामलाई पहाड़ी, और अन्नामलाई पहाड़ी के बाद में कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। ये क्या है, उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी। इसके बाद में हम अगर आए तो पूर्वी घाट को देखें तो हमारे ये क्या है, इधर पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की बात करें तो भारत का पूर्वी घाट जो है असतत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट क्या है, सतत है, मतलब ये महाराष्ट्र से शुरू होकर केरल या तमिलनाडु के क्या है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगातार सतत रूप में पाई जाती हैं। लेकिन जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट असतत श्रृंखला है जो उड़ीसा से शुरू होकर कहाँ तक है, यह उड़ीसा से शुरू होता है और तमिलनाडु तक स्थित है या फैली हुई, लेकिन यह असतत श्रृंखला है। असतत का मतलब जो नदियां हैं वो इसको कई जगहों से काट चुकी हैं या काट दी हैं, तो यह सतत रूप में पाई जाने वाली कोई श्रृंखला नहीं है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और तथा पलार आदि बड़ी नदियां हैं, नदियों द्वारा ये क्या हुई है, विच्छेदित हो गई हैं या काट दी गई हैं। इस कारण से यह अपर्दन के कारण इसकी जो ऊंचाई है, इन सारे नदियाँ जो है इसका अपर्दन की है, अपर्दन के कारण इसकी जो ऊंचाई है वह पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या है, कम है। ठीक, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 1100 मीटर। ठीक, पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई क्या है, 1100 मीटर है। और इसका प्रमुख कारण क्या है, यहाँ की जो नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ, और नदियों के द्वारा इन क्षेत्रों या इन स्थलों का अपर्दन। इसके बाद बात करें पूर्वी घाट के मध्य में दो समानांतर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पूर्वी पहाड़ियों को बेलीकोंडा तथा पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा कहा जाता है। अगर हम देखें तो बेलीकोंडा और पालकोंडा जो पहाड़ियाँ हमारी हैं वह क्या हैं, यहाँ पर पाई जाने दो प्रमुख या समानांतर पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़ खाबड़ क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। जैसे यहाँ पर जवादी पहाड़ी को देखें हम, ठीक, जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी आदि जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के रूप में इन क्षेत्रों में इनको देखा जा सकता है। जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई आदि पहाड़ियाँ क्या हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट के अगर हम देखें प्रमुख जो है पहाड़ियों को या पहाड़ियों क्षेत्रों को, और इनका क्रम हम उत्तर से दक्षिण में देखें तो हम अगर देखें उत्तर से दक्षिण, तो पहले हम आंध्र प्रदेश में आएंगे।
आंध्र प्रदेश में सबसे ऊपर पर आएगा नल्ला मलाई, नल्ला मलाई पहाड़िया। इसके बाद में हमारा क्या जगह, बेलीकोंडा, इसके दक्षिण में पालकोंडा, बेलीकोंडा, पालकोंडा और नागरी पहाड़ी। ये जो पहाड़ियां हैं यह कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। हाँ, और दक्षिण में आएंगे तो हम आएंगे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनमें सबसे उत्तर में पाई जाती है जवादी। जवादी के दक्षिण में हमारी है सेवराय पहाड़ी, सेवराय के दक्षिण में हमारी पंचमलाई पहाड़ी, और पंचमलाई के दक्षिण में हमारी कौन सी, सिरुमलाई पहाड़ी। ठीक, ये हमारी पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी हैं, अगर हम देखें नल्ला मलाई, नल्ला मलाई के बाद में बेलीकोंडा, बेलीकोंडा के बाद में पालकोंडा, पालकोंडा के बाद में नागरी की पहाड़ी आ जाएगी। ठीक, ये पहाड़ियाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के बाद जो हम और दक्षिण में आएंगे तो हमारी ये तमिलनाडु में आएंगे, सबसे ऊपर आगे उत्तर में जवादी, उसके बाद दक्षिण में सेवराय, सेवराय के दक्षिण में पंचमलाई और पंचमलाई के दक्षिण में सिरुमलाई। ये पहाड़ियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण पूर्वी घाट पर पाई जाने वाली पहाड़ियों का। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को पढ़ने के बाद में हम जो देखेंगे उसमें भारत के भौतिक प्रदेश में वह क्या है, हमारा तटीय मैदान। तटीय जैसे हमारे दोनों तरफ घाट पाए जाते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, वैसे हमारे दोनों तरफ तट के जो समीप हैं दोनों साइड में, उन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं। तो तटीय मैदान भी हमारे कौन कौन से हैं, तटीय मैदान में हमारे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को हम अपनी कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।